गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में इसके नाम से देखिएगा तो ऐसा लगता है कि डेफिनिट का अपोजिट है। रियल में ये डेफिनिट का अपोजिट है। डेफिनिट का मीन क्या रहता है कि जैसे आपको कोई आवाज़ देता है और यू नो अबाउट दैट पर्सन, उसकी आवाज़ आपको पहचानी लग रही है, तो ऐसा आवाज़ सुनकर आपने ये जज कर लिया कि राहुल आपको बुला रहा है, तो राहुल एक डेफिनिट पर्सन हो गया। अब यहीं पर मैंने उसको राहुल को देखा तो कहती है वह बुला रहा है, तो वह का मीन वह के बारे में मैं जानता था कि वह मेरा भाई था, वह मेरी बहन थी। तो इस तरह से जिसके बारे में मैं जानता हूँ वो तो डेफिनिट पर्सन में आ गया। अचानक सडनली यू हर्ड अ साउंड दैट वाज द साउंड ऑफ नॉकिंग एट द डोर। आपके दरवाजे पर एक दस्तक होती है, उस दस्तक से ये लगा कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब उस खटखटाने के लिए एक मेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। तो कोई, अब उस कोई के बारे में आप नहीं जानते, तो वो कोई क्या चीज़ है, वो ही कोई एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। इसी तरह आप देखते हैं कि आपके मान लेते हैं जेब से आपका कलम गिर गया, आप इधर उधर पूछते हैं, इधर उधर देखते हैं, अचानक आपको दोस्त बोलता है कि ये देखिए कोई चीज़ पड़ी है, कोई चीज़ पड़ी है। तो व्हाट इज कोई चीज़? ये कोई शब्द ही जो उस चीज़ के लिए इंडिकेट कर रहा था, ये ही एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समथिंग इज देयर, समथिंग इज हियर। वहाँ पर मैंने बोला कि समवन वाज नॉकिंग एट द डोर, तो समवन वाज नॉकिंग एट द डोर, ये ही समवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हमको क्या बताता है कि जो अनिश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इंडिकेट करता है वही इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आप कुछ वर्ड्स देखेंगे, आपने इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको इसका काफ़ी हद तक एक मैच करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर आपने वर्ड नो देखा, आपने एनी देखा, आपने एवरी देखा, आपने सम देखा। इन वर्ड्स में इसमें वन लगा दूं, इसमें वन लगा दूं, इसमें वन लगा दूं, इसमें वन लगा दूं, प्लस कर दूं, तो ये हमारा नो वन, जिसे नॉन भी पढ़ लेते हैं। ये तुम्हारे एनी वन, ये आपका एवरी वन, ये आपका सम वन। इसी तरीके से इनमें मैं बडी लगा दूं, बडी, तो इसको मैं नोबडी कह देता हूं। इसमें बडी लगा दूं तो इसे मैं एनीबडी कह दूंगा। इसमें बडी लगा दूं तो इसे मैं एवरीबडी कह दूंगा। इसमें बडी लगा दूं, इसे मैं समबडी कह दूंगा। यहाँ पर इनमें इस तरीके से लगाकर, अच्छा इन्हीं में थिंग लगा देता हूँ। ये सारे के सारे वर्ड्स ये पर्सन को रिलेट करते हैं, ये किसकी ओर हिंट करते हैं, ये पर्सन की ओर करते हैं। नो में मैंने वन लगा दिया तो नो वन हुआ, नो में मैंने बडी लगा दिया तो नो बडी हो गया, एनी में मैंने वन लगा दिया तो एनी वन, एनी में बडी लगा दिया तो एनी बडी, एवरी में वन लगा दिया तो एवरी वन, एवरी में बॉडी लगा दिया तो एवरी बडी, सम में वन लगा दिया तो सम वन,
सम में बडी लगा दिया तो समबडी। तो ये सारे के सारे वर्ड किसको रिलेट करते हैं? ये पर्सन को करते हैं। यहीं पर अगर नो में मैं थिंग लगा दूं तो ये नथिंग हो जाता है। इसी तरह एनी में थिंग लगा दूं तो ये एनीथिंग कहलाता है। इसी में सम में थिंग लगा दूं तो ये समथिंग कहलाता है। अब इसी तरह एवरी में थिंग लगा दूं तो ये एवरीथिंग कहलाता है। अब इन दोनों के बारे में अलग अलग मीन समझिएगा कि किसी भी ये प्रोनाउंस में, यहाँ पर एवरी, ये सब सारे वर्ड आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे। इनमें वन लगाकर या इनमें बॉडी लगाकर ये पर्सन को रिलेट करते हैं। इनको यूज पर्सन्स के लिए करता हूँ। वहीं पर इनमें थिंग लगा दूँ तो थिंग लगाकर नथिंग हो गया, एनी में थिंग लगाकर एनीथिंग हो गया, सम में लगाकर थिंग समथिंग हो गया, एवरी में थिंग लगाकर एवरीथिंग हो गया। और इनका यूज मैं करता हूँ थिंग्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में मैंने आपसे ये डिस्कस किए कि इंडिफिनिट प्रोनाउन जो अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु की ओर इंडिकेट कराता है तो वो हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें इनके दो तरीके का यूज, अब इनको दो तरीके से यूज बताया। एक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में बताया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो दो या दो से अधिक में से प्रत्येक को अलग अलग रूप से व्यक्त करने का काम करता है। अगर मैं किसी भी सेंटेंस में इस तरह से रख देता हूँ तो दैट इज अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इन्हीं वर्ड्स को अकेला मैं किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन में सब्जेक्ट की जगह प्लेस करता हूँ तो ये अकॉर्डिंग टू इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एनीवन कैन विन द मैच if he tries. Anyone can win the match if he tries. अब यहाँ पर एनीवन के बारे में आपने एक सिंगुलरिटी को जाहिर करता है। एनी के बारे में आपने क्या देखा? एवरी के बारे में आपने क्या देखा था? ईच के बारे में आपने क्या देखा था? ईच के बारे में ये देखा था कि टू आर मोर देन टू थिंग्स या पर्सन्स, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना। Everyone of the boys participated in the party. Everyone of the boys, लड़कों में से प्रत्येक। और everyone, यहाँ पर मैंने आपको ईच और एवरी के बारे में ये डिफरेंस बताया था कि टू आर मोर देन टू। यहाँ पर ईच टू आर मोर देन टू, वेयर एज एवरी ओनली फॉर मोर देन टू। तो अगर मैं इस तरह एक कंजंक्शन के बाद एक प्लूरल नंबर के नाउन को रखकर, लाइक everyone of the boys, यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इन दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? अगर इस तरह से लिखा जाता है तो ये यहाँ पर एनीवन अगर आपसे अलग अलग एनालाइज कराता है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, तो यहाँ पर एनीवन
is one kind indefinite pronoun. Whereas in second example, every one of the boys सबमिटेड हिज एप्लीकेशन। अब यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर आपसे इनलाइजिंग की बात करता है, क्वेश्चन इस तरीके से टैग किया जा रहा है कि इसमें इनलाइज करके बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोनाउन इन दिस टू सेंटेंसेज। तो यहाँ पर फर्स्ट वन में एनीवन, तो एनीवन यहाँ पर एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह अगर इस तरह से रख देता हूँ। अब सेकेंड वन में ये देखिएगा कि सेकंड वन में ऑफ द बॉयज, यहाँ पर ये नाउन है, ये ऑफ एक वन काइंड प्रीपोजिशन और इसके पहले एवरीवन, और एवरीवन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एवरी में वन लगाकर एवरीवन और यहाँ पर लिखा वो पर्सन। तो ये जितने भी प्रोनाउंस हैं वन लगाकर या बॉडी लगाकर, ये एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, एक सिंगुलरिटी को जाहिर करता है। अगर ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करूँगा दैट विल ऑल्सो बी ऑफ सिंगुलर नंबर। इसके बाद तो इनके साथ जो प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे, जो पोजीशन ओवर जी हाँ ऑब्जेक्ट के रूप में किसी भी उस सेंटेंस में प्रयुक्त होगा, तो वो भी हमारा सिंगुलर नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि एवरी वन ऑफ द बॉयज, इनकी जो प्लेसिंग रहती है ये आपको ये इसके बारे में पहले से भली बात जब मैंने आपको ये नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस के बारे में बताया था, तो किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि जो प्रायोरिटी दी जाती है, एक बात जो प्रायोरिटी दी जाती है वो प्रायोरिटी वो मैस्कुलिन के लिए रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन रहता है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन इस तरह से प्लेस किया गया, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हुआ, यहाँ पर ये एक नाउन की तरीके से है। इसके बाद ये बॉयज एक नाउन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन यूज किया जाता है वो एक ऑब्जेक्ट की बात बिहेव करता है। जैसे आपने लेट माई देखा था, अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि मुझे जाने दो, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लेट आई गो, यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ लेट मी गो। इसमें ये बताया था कि लेट एक ट्रांसिटिव वर्ब की बात थी, और इसके बाद जो भी प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का नहीं रहता है, वो प्रोनाउन किसका रहता है, वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में ये ऑफ के बाद में एक ये नाउन रखा है, और ये नाउन एक प्लूरल नंबर का नाउन होगा। यहाँ पर इस नाउन को देखकर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं सेलेक्ट करते हैं, इस नाउन को देखकर यहाँ पर जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो भी नहीं करते हैं। ये जो वर्ब और जो ये प्रोनाउन सेलेक्ट करते हैं वो सिलेक्शन होता है इस प्रोनाउन को देखकर, यहाँ पर ये एक सिंगुलरिटी को जाहिर करता है। इसी प्रकार द सेम एनी वन ऑफ दीज गर्ल्स, यहाँ पर इसमें ये देखिएगा एनी वन ऑफ दीज गर्ल्स, ये गर्ल्स एक नाउन है, प्लूरल नंबर का नाउन है। यहाँ पर प्लूरल नंबर के नाउन को देखकर यहाँ पर एक फेमिनिन जेंडर का एक प्रोनाउन नहीं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वर्ब, हालांकि यहाँ पर एक मॉडल है कैन लिया हुआ है, तो कैन यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करूँगा तो वो ये एनी वन को देखकर, और एनी वन एक सिंगुलरिटी को व्यक्त करता है, और ये सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन होगा तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर की होगी, और यहाँ पर जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा दैट विल ऑल्सो बी ऑफ सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पर हमारा कहने का मीन क्या था कि एनी वन ये दोनों तरीके से रोल कर लेता है। यहाँ पर अगर ये देखूँ
तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरीके से, और यहाँ पर मैं देखता हूँ तो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के तरीके से। तो ये इंडेफिनिट, अब इनमें एक चीज़ और, जैसे आपने मैनी देखा, जैसे आपने ऑल देखा, जैसे आपने बोध देखा। अब बोध के बारे में ये देखे थे कि बोध में टू में से टू को सेलेक्ट करना, यानी बोध आप टू स्टूडेंट्स, बोध आप द टू स्टूडेंट्स वर इन द हॉल। इसका मीन क्या था कि दो स्टूडेंट्स और दो में से दोनों वर इन द हॉल। तो यहाँ पर वर ये किसको देख करके सेलेक्ट किया? यहाँ पर ये वर ये बोध को देख करके, क्योंकि बोध एक प्लूरल नंबर का नाउन। तो जब ये प्लूरल नंबर का नाउन, तो इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करूँगा वो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल नंबर की होगी। तो यहाँ पर कहने का मीन क्या था कि जैसे एवरी में थिंग लगा दिया तो एवरीथिंग हुआ, नो में थिंग लगा दिया तो नथिंग हुआ, सम में थिंग लगा दिया तो समथिंग हुआ, एनी में थिंग लगा दिया तो एनीथिंग हुआ। इनसे जो ये प्रोनाउन बने, तो ये प्रोनाउंस का यूज एक सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट की तरह, सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट की तरह इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में करते हैं। एज, यहाँ मैंने दो तरीके के एग्जाम्पल दिए। एक फर्स्ट एग्जाम्पल में जो बडी और वन से लगा करके उसके दो एग्जाम्पल दिए, वो दोनों एग्जाम्पल जिनमें बॉडी लगा रहता है और जिनमें वन लगा रहता है, वो एक सब्जेक्ट की तरह पर्सन की वर्ड इंडिकेट करते हैं। वेयर एज इनी, एवरी, सम, नो और एनी में थिंग लगाकर अगर जो वर्ड हमको प्राप्त होता है, जैसे एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, तो ये एक थिंग की वर्ड इंडिकेट करता है। अगर ये थिंग की वर्ड इंडिकेट करेगा एक सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट की तरह, यहाँ पर इसको देखिएगा, यहाँ पर एवरीथिंग, यहाँ पर सिंगुलर नंबर, हैज एक सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर जो प्रोनाउन सेलेक्ट किया तो इट्स, ओन लिमिटेशन, हर चीज़ की एक अपनी सीमा होती है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। तो यहाँ पर इट्स जो मैंने यूज किया, तो ये एक सिंगुलर नंबर का एक प्रोनाउन है, एक न्यूटर जेंडर के रूप में। तो थिंग के लिए एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट, और जब लाइफलेस ऑब्जेक्ट तो इसके लिए प्रोनाउन इट वाले में से सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी ये पर्सन को इंडिकेट करेंगे। इनके लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की, और इनके साथ जो भी प्रोनाउन वो सिंगुलर नंबर का। वहीं पर थिंग वाले ये भी सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट की तरह, और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर नंबर की, और इनके साथ जो प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो प्रोनाउन एक न्यूटर जेंडर की तरीके से, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, इट, इट्स, इटसेल्फ वाले में से। तो इस तरह एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। तो ये हमारे दो तरह के कि एवरीबडी और एवरीथिंग मैं किस तरीके से किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। अब इन्हीं में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मीन क्या रहता है? क्वेश्चन टैग एक है ना, इस तरीके से जैसे एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, एक एग्जाम्पल मैंने दिया। एवरीथिंग इज everything is bright and beautiful। मैंने एक सवाल किया, एक्चुअली ये सवाल तो नहीं होगा, लेकिन इसी में कोई आपकी सपोर्ट में या आपके अगेंस्ट। यहाँ पर मैंने बोला कि एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, कि हर चीज़ चमकदार और सुंदर होती है ना। इस तरीके का जैसे हम लोग वर्ड एक बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैगिंग। अब इस क्वेश्चन टैगिंग के लिए
अगर इस तरीके का मान लेते हैं कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह है, तो यहाँ पर ये थिंग के लिए इंडिकेट कर रहा है। अगर थिंग के लिए कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में अगर ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो इसके क्वेश्चन टैगिंग के लिए क्वेश्चन टैग किस तरह से करेंगे, तो इजंट इट। अगर ये हमारा अफर्मेटिव है तो इजंट इट। ये इट मैं यूज किसके लिए करूँगा, जब किसी थिंग की ओर इंडिकेट करता है। अगर यही पर्सन्स के लिए करता तो उस कंडीशन में अगर सेंटेंस हमारा जैसे एवरीबडी या एनीबडी, ये एक सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब इनकी क्वेश्चन टैगिंग होगी तो वो सिंगुलर नंबर की प्रोनाउन से नहीं होती है, वो क्वेश्चन टैगिंग एक प्लूरल नंबर की प्रोनाउन से होती है। कैसे, तो यहाँ पर एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल जो थिंग की ओर इंडिकेट कर रहा था, तो इसमें क्वेश्चन टैगिंग के लिए प्रोनाउन इट लेते हैं। दूसरी चीज़ जो ये अगर हमारा अफर्मेटिव सेंस में है तो क्वेश्चन टैगिंग निगेटिव से होगी, और अगर ये एवरीवन डज हर ड्यूटी, इस सेंटेंस को देखें तो इसका मीन क्या है कि हर आदमी, हर व्यक्ति, हर एक अपना कर्तव्य करता है ना। अगर क्वेश्चन टैगिंग है ना तो ये क्या, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स यानी टू मेक क्वेश्चन, सामने वाले से सपोर्ट में लेता है कि ऐसा होता है या नहीं, उसके अगेंस्ट में भी बोल सकता है, उसके सपोर्ट में भी बोलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि एवरीवन डज हर ड्यूटी, तो इसके क्वेश्चन टैगिंग के लिए जब ये हमारा सिंगुलर नंबर का होगा तो क्वेश्चन टैगिंग के लिए जो प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे तो वो प्लूरल नंबर का, ये अफर्मेटिव में होगा तो निगेटिव में है, और अगर ये निगेटिव में है तो वो अफर्मेटिव में। कैसे, तो इसकी क्वेश्चन टैगिंग डोंट दे, अब अकॉर्डिंग टू इट्स टेंस, यहाँ पर मैं इसके टेंस को देखता हूँ कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिलेट करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिलेट करेगा तो इसकी क्वेश्चन टैगिंग के लिए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या डज लेता हूँ। डू मैं तब लेता हूँ जब प्लूरल नंबर का रहता है। अगर ये हमारा पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, तो इसकी क्वेश्चन टैगिंग में निगेटिव होगी, और इसमें जो प्रोनाउन सेलेक्ट करूँगा वो प्रोनाउन दे वाले में से होगा। अगर यही चीज़ हमारा निगेटिव में होता, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एवरीबडी इज नॉट इंटेलिजेंट, अब इसका मैं क्वेश्चन टैग करता, इसका मीन देखूं तो ये मीन क्या है कि हर कोई बुद्धिमान नहीं होता है, एवरीबडी इज नॉट इंटेलिजेंट। अब इसका यहाँ पर इसको एवरीबडी को देखता हूँ तो एवरीबडी के बारे में मुझे पता है कि ये एक सिंगुलर नंबर का एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखो ये इस तरीके से एवरीबडी, तो ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह है। अब जैसे मैं बोलता कि एवरी वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, तो इसका मतलब है कि ये डिवीजन हो रहा है, यानी कुछ में से कुछ को सेलेक्ट करना, उनमें से बाहर करना। जैसे मैंने आपको आइदर के बारे में बताया था कि वन इज टेकन आउट ऑफ टू, नाइदर के बारे में देखा था तो नन नाइदर यानी कि कुछ भी नहीं लिया जाता है, तो नन इज टेकन आउट ऑफ टू। इसी तरीके से आपने ईच और एवरी इनके बारे में देखा, इसी तरीके से आपने मैनी देखा तो मैनी, इसी तरीके से आपने बोथ देखा, तो जहाँ पर मैनी का सेंस लेते हैं तो मैनी की कंडीशन में क्या रहा कि मैनी आउट ऑफ मैनी, यानी टोटल आउट ऑफ टोटल।
और जहाँ पर बोथ की कंडीशन देखता हूँ तो बोथ भी वन काइंड एक प्रोनाउन, और इसमें सिलेक्शन जो रहता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव करेगा। तो बोथ की कंडीशन में ये सारी चीज़ें मैं आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें आपको सारा चीज़ क्लियरेंस में आ जाएगा कि बोथ की यूज में क्या। तो बोथ जैसे दे राम एंड श्याम देयर वर टू बॉयज, तो बोथ आप टू बॉयज वर देयर, एवरीबडी इज नॉट इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस को देखेंगे ये नेगेटिव है। तो मैंने आपसे ये बोला कि जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है, अफर्मेटिव में है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव से होगा, और अगर ये हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये तो एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह है, लेकिन क्वेश्चन टैग के लिए जो प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो प्रोनाउन प्लूरल नंबर का होगा। तो ये आर दे, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से यानी इसके क्वेश्चन टैगिंग आर दे, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से, तो इस कंडीशन में आर दे, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव रिमूव करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैं किसी भी सेंटेंस के क्वेश्चन टैग किस तरह से कर लेते हैं, वो इस इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्वेश्चन टैगिंग इस तरीके से हो जाती है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आपने ये देख लिया कि जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कराने के, उसको बोध कराने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए जो भी प्रोनाउन मैं यूज करता हूँ, वो प्रोनाउन आपने वन लगाकर, बॉडी लगाकर तो पर्सन के लिए यूज करा लेते हैं, और वहीं पर थिंग लगाकर ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह ये आपके ये इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ। अब इसमें अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लाइक मोस्ट यूज करता हूँ, लाइक बोथ यूज करता हूँ, लाइक लिटिल यूज करता हूँ, लाइक इनफ यूज करता हूँ। इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं जिनके यूज इस इंडेफिनिट प्रोनाउन की फॉर्म में आप हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में आपको इनका इंडेफिनिट प्रोनाउन का किस तरह से यूज किया, इनका क्वेश्चन टैग कैसे करता हूँ, ये दो बातें मैंने आपको इस क्लास में समझाई, और बाकी आप हमारे जो और भी वर्ड्स इससे रिलेटेड हैं ये आप हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चे।